वक्फ कानून के नाम पर जो भड़काऊ खेल चल रहा था उसका रुझान पश्चिम बंगाल से सामने आ गया है। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद नए वक्फ कानून के विरोध में ऐसी हिंसा भड़की कि 3 लोगों की जान चली गई। हालात तो यह हो गए, करीब 66% मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन हो गया है, उन्हें पलायन करना पड़ा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 24 घंटे तक ममता सरकार की पुलिस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके बाद हालात संभालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन ये हालात यूं ही नहीं बिगड़े हैं। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि एक धर्म के नाम पर दुष्प्रचार हो रहा है और अगर वो एक दिन कोई आंदोलन करते हैं तो क्या आप अपने आप को संभाल पाएंगे। लेकिन ये इकलौता बयान नहीं है। झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी कह रहे हैं कि हमारे लिए शरिया पहले है और संविधान बाद में। झारखंड के एक और मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था, आपको याद होगा, आने वाले दिन विस्फोटकारी होंगे और नया वक्फ कानून झारखंड में तो लागू नहीं होगा। सवाल है कि क्या सियासी प्लानिंग के तहत नए वक्फ कानून के खिलाफ उकसाने और भड़काने का खेल चल रहा है। आज इसी सवाल पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में, जो कि जोरदार होगी। पश्चिम बंगाल में ये हंगामा, ये हिंसा, ये आगजनी उस वक्फ कानून के खिलाफ हुई जो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के बाद संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद देश में लागू हुआ। बीजेपी कह रही है कि खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। যে অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন, একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয়, আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো? आरोप है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को टारगेट करके हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हिंदू परिवारों की पानी की टंकी में जहर भी मिलाया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कोलकाता हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद गंभीर है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो, जो कुछ हो रहा है उस पर हम आंख नहीं बंद कर सकते। राज्य सरकार लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में विफल रही है। राज्य सरकार आंतरिक गड़बड़ी रोकने में भी नाकाम रही है। अनुच्छेद 355 लागू करना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। इस बीच पीएम मोदी ने वक्फ कानून पर बड़ा बयान दिया है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ उकसाने और भ्रम फैलाने की सियासत जारी है। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे? एक अफवाह और फैला रहे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्त बोर्ड झारखंड में लागू नहीं। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को।
तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गदर वक्फ के नाम पर। और अब वक्त है वक्फ पर एक बड़े विश्लेषण का। वक्फ के नाम पर सियासी खेल का विश्लेषण। पहले प्रोपेगेंडा फैलाया गया, असाउद्दीन ओवैसी, मोदी जी मुसलमानों की मस्जिद, जमीन, कब्रिस्तान हड़पना चाहते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। इमरान मसूद कांग्रेस की, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ेंगे, कब्रिस्तान नहीं होगी तो दफनाएं कहां जाएंगे, यह कहा रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के। मोदी सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के जबकि दायरे में यह कानून बना है। फिर हिंसा भड़की, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा हुई, हिंदू परिवारों को पर्टिकुलरली टारगेट करने का आरोप है। हिंदुओं का आरोप है पानी की टंकी तक में जहर डाला गया और 3 लोगों की मौत हुई है। हिंदू परिवारों का उस इलाके से पलायन हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो लोकल एमपी हैं वो चाय फरमा रहे हैं, यूसुफ पठान और डेरेक ओब्रायन जो है वो जनाब भी ट्विटर पे क्या कुछ डाल रहे हैं। लेकिन वक्फ का नाम है और भड़काऊ काम है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सूबे की मुख्यमंत्री, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते, यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। इरफान अंसारी, कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता, झारखंड के मंत्री, झारखंड में नया वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। महमूद मदनी कहते हैं कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, भड़का रहे हैं। और हफीजुल हसन अंसारी, मंत्री झारखंड के, जहां कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार है, हमारे लिए पहले शरीयत है उसके बाद संविधान, मेरा इस्लाम यही कहता है। और बीजेपी ने पलटवार किया है, यह कांग्रेस की मानसिकता है। क्या सियासी प्लानिंग के तहत वक्फ के नाम पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वारिस पठान है मेरे साथ इस चर्चा में सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे करते हैं। एक एक करके नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि शासन तो देश में आपका है, लेकिन देश के कानून को कुछ राज्य मानने से इंकार कर रहे हैं। आप पेशे से वरिष्ठ वकील भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो अमित जी मैं इतना कहूंगा कि आज ममता बनर्जी जो है वो कानून व्यवस्था ध्वस्त, हिंदुओं से नफरत और अराजकता का पर्याय और प्रतीक बन गई। और ये दुख की बात है, आपने संविधान की क्योंकि बात करी, अनुच्छेद 254 देख लीजिए, 254 आर्टिकल क्या कहता है। आज डॉक्टर अंबेडकर जी की हम याद करते हुए जयंती मना रहे हैं और उन्होंने जो संविधान दिया उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर संसद में कोई कानून पारित होगा तो कोई विधानसभा, कोई मुख्यमंत्री ये कह ही नहीं सकता कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। इसका मतलब ममता बनर्जी पाकिस्तान के संविधान को मानती हैं, भारत के नहीं। दूसरी बात, आप देखिए आज उनके सांसद हैं, उन्होंने आज क्या बयान दिया है। उनके सांसद है बापी हलदार, उन्होंने कहा है अमीर जी वक्फ संपत्ति की तरफ देखा तो हड्डियां तोड़ देंगे, आंखें निकाल लेंगे। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने इनके खिलाफ? हिंदू आज पलायन कर रहा है, ठीक है, और ममता बनर्जी कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ममता बनर्जी मस्त है। अब मैं इमरान मसूद पे आता हूं। इमरान मसूद बोटी बोटी वाले, याद होगा आपको, जो बोटी बोटी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, वो कह रहे हैं 1 घंटे में इलाज कर देंगे और हम कानून लागू नहीं होने देंगे। इमरान मसूद की इतनी औकात है, इतनी हैसियत है, इस तरह का जहरीला बयान वो राहुल गांधी के बिना कहे दे दे। और मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया, प्रियंका गांधी वाड्रा बताते अमेरिका में थी, वोट नहीं किया, ये लोग क्या चाहते हैं? ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। ये बात वो कान खोल के सुन ले जो ये कहते हैं कि पहले शरिया है उसके बाद संविधान है। और झारखंड में जो आपने कहा हफीजुल हसन, जी इनको सबक सिखाना आवश्यक है, देश की जनता। ठीक है, ओके, वारिस पठान, जो तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से वो सबको दिख रही हैं। आज प्रधानमंत्री ने बोला हिसार में कि वक्फ की जमीन प्रॉपर्टी से गरीब का बेस और बेसहारा महिलाओं का और बच्चों का भला होना चाहिए था।
ईमानदारी से इसका उपयोग होता तो अच्छा होता। मेरे मुसलमान भाइयों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये तो गरीब मुसलमानों के लिए अच्छी सोच से करा गया, लेकिन उल्टा दंगों में हिंदुओं की जान ली जा रही है। जो बंगाल से दृश्य आ रहे हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो क्लेम्स हो रहे हैं, जो आरोप आ रहे हैं। देखिए, हाँ जी 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 देखिए अमीश भाई, मैं आपकी दोनों बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने दंगों की बात करी। आप अंबेडकर जयंती है, उसी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है और संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर हम सरकार के बनाए हुए किसी कानून के नहीं है समर्थन में, तो हम उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है ही नहीं। हमने हमेशा से हिंसा का खंडन किया है, करते रहेंगे। मैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। मैं कौन सी आगजनी करने चले गया था, बस को गाड़ी को जलाने चले गया था। मैं तो जुम्मा के दिन हम तो सब चले गए, प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े थे। आए मीडिया को बाइट देने लगे तो पूरी पुलिस प्रशासन ने हमको गाड़ी में उठा के डाल के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। जाके 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमको छोड़ा, क्योंकि वहां भी बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। तो संविधान का तो उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। हाँ, जो हुआ है बंगाल में, ममता दीदी की सरकार है, वहां पे जो है करेगी। अब मोदी जी ने बात करी कि अगर वक्फ की जमीन छूट जाती, मुसलमान पंक्चर नहीं बनाता। मोदी जी, वक्फ की जमीन 9.5 लाख एकड़ है। हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की अगर आप देख लो, आपके 14.5 लाख एकड़ जमीन सिर्फ 4 राज्यों के अंदर है। अगर साउथ में आप देख लो, आंध्रा, तेलंगाना, ये मिलाकर वो 14.5 लाख एकड़ जमीन अगर हमारे हिंदू भाइयों के काम आ जाती। वारिस, लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो आप ही के नेताओं ने चलाया आज। नहीं, ये प्रोपेगेंडा तो आप ही के नेताओं ने चलाया ना। मैं एक एक करके तमाम नेताओं के नाम ले सकता हूं, लेकिन आप ओवैसी साहब की पार्टी से आते हैं। मोदी जी मुसलमानों की मस्जिद, जमीन, कब्रिस्तान हड़पना चाहते हैं। मस्जिद और कब्रिस्तान क्यों हड़पना चाहते हैं मोदी जी? मतलब ये तो अनर्गल आरोप है ना। अरे ये जो आया है ना नया कानून, ये जो नया कानून लाया है मोदी जी ने, लेकिन फिर भी आप भड़काने का काम कर रहे हैं। ये जो कानून लाया है मोदी अमित शाह ने, ये अच्छा, और यही काम हमारी दुकान समझाने से चलती है। सुनिए, ये बीजेपी का काम है भड़काना, आगजनी करना, देश में हिंदू मुसलमान करना, और कुछ आप जैसे एंकर लोग भी उसके अंदर शामिल है। बात नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात ये अमीश भाई, नहीं, अभी आपने आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बताइए ना, मुझे बताइए कि मस्जिद, जमीन, कब्रिस्तान कैसे हड़पना चाहते हैं? किस कानून के तहत ये हड़पा जाएगा? ये जो और असंवैधानिक का उल्लंघन आप कह रहे हैं, संविधान के कौन से क्लॉज का उल्लंघन है, ये बताइए। आपको नॉलेज देता हूं। ये जो लाया है ना मोदी ने अमेंडमेंट 2025 पूरा के पूरा संवैधानिक कानून, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26, 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे आर्टिकल 14 की वायलेशन कैसा हुआ? इक्वालिटी की बात करता है 14-15। इक्वालिटी अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई मुसलमान को आप नहीं रख सकते, मगर ये जो हमारा रिलीजन प्रैक्टिस का हमारा पर्सनल ये, इसमें तो आप डाल रहे हैं हिंदू भाइयों को। क्यों डाल रहे हो भाई? डीएम कलेक्टर्स का फैसला करेंगे क्या करने का। उसके बाद आपने 3D को इन्वॉल्व कर दिया। पार्लियामेंट के चर्चा के दरमियान के अंदर एक सेक्शन आपने लाया 3D, उसके हिसाब से ASI जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वैसा रहेगा। उसमें क्या हुआ पता है आपको? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है अपील। वहां पर योगी ने सुबह सुबह डीएम लोग को बुला के बोला, जाओ जितनी सारी चीजें उसकी इंक्वायरी करो। उसका अंजाम ये हुआ कि ASI वाला चला गया सीधा वहां पर जो ब्लू बोर्ड का ग्रीन बोर्ड को निकाल के ब्लू कर दिया, जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद कर दिया। अब यही करने का हम बता रहे हैं ना, हड़प करेंगे जगहों को, हमारे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सबको हड़प कर लेंगे। और हो सकता है इनके जो उद्योगपति दोस्त है उनको ही देंगे ना, गौरव का रिप्लाई जरूरी है, उनको दे देंगे। एक सेकंड, लगातार नहीं चल सकता। गौरव भाटिया 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट एंड स्टिक टू टाइम लिमिट। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ना बैरिस्टर कम है, शरियास्टर ज्यादा है, शरिया की बात ही करते हैं। और उनका नया एक नाम आया है, वो कानून फाड़ते हैं, वो बहस नहीं करते हैं। इतिहास के पन्नों से जनता असदुद्दीन ओवैसी का पन्ना भी फाड़ देगी, ये बात जान लीजिए। ये जय फिलिस्तीन वाले हैं, इनके नाम में मुस्लिमीन आता है और बात करते हैं संविधान की, और संविधान पढ़ते नहीं, बीच में नहीं। देखिए, नहीं आप पर्सनल एलिगेशन लगाएंगे तो बोलना पड़ेगा। आपने नाम लेके बोला हमारे पार्टी लीडर के बारे में, भी बहुत कुछ बोलूंगा ना मैं। वारिस पठान, आपने भी बहुत कुछ बोला ना, आपने भी। उनको भी 40 सेकंड सुन लीजिए अब, जिन पे बोला। मैंने जैसे ही जय फिलिस्तीन वाले बोला तो इनको अच्छा लगा होगा। ये फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन करते हैं, भारत माता की जय वाले नहीं है। संविधान का ज्ञान दे देता हूं, ना कुरान पढ़ी है ना संविधान पढ़ा है। अनुच्छेद 14 बराबरी की बात करता है। ये बताओ, जब हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में कोई ऐसा ट्राइब्यूनल नहीं है जैसा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में मिला है,
तो असमानता तो वहां से शुरू हुई। इसका मतलब सुधार किया नरेंद्र मोदी जी ने। अनुच्छेद 25 जो धार्मिक प्रथा है उसका हक देता है, लेकिन सब्जेक्ट 2 क्या कहता है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, और इस पे कानून ला सकती है संसद। अब बताइए, अगर वारिस पठान कानूनी विशेषज्ञ होके भी कानून की बात ना करे तो इनको कौन सिखाए? तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने आज सच बात बोली। इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझ के पंचर वाला बना दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने भाई बन के मुस्लिम महिलाओं को उनके हक जो था उसको अदा किया और सम्मान दिया। इनको जलन है, ईर्ष्या है, वरना ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मुसलमानों का तुष्टीकरण, जालीदार टोपी में कौन बड़ा मुसलमान वाली राजनीति, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, इसका अंत होना चाहिए। और कोई माइका लाल नहीं, जवाब सुनो, कोई माइका लाल नहीं, देखिए इतने मीठे मीठे फूल लाल नहीं है गौरव भाटिया जो है कर सके, ये बात याद रखना। अच्छा, हाँ ठीक है। जो अब गौरव भाटिया ने इतनी प्यारी प्यारी बात कही मुसलमानों के लिए कि मोदी जी चाहते हैं मुसलमानों का भला हो जाए, झूठ है। सबका साथ सबका विकास भी सबसे बड़ा जुमला है। अरे जिनको मुसलमानों की, अमीश भाई 2 मिनट की अजान से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों की 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ने से तकलीफ है, उनको बोलेंगे नमाज पढ़ेंगे रास्ते पे पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। वो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। अरे आप सब आप देखिए, बीच में बोलने की बात नहीं। मैं तो आपने बोला ना कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, कोई डराने और धमकाने वाली बातें नहीं चलती। आपने पहले कहा गौरव भाटिया वकील है, लेकिन यहाँ बैठ के डराते धमकाते हैं। जुबान मेरे मुंह में है, बहुत अच्छी धमकी दे सकता हूं, मगर मैं नहीं देता। अमीश भाई का शो है, खराब हो जाएगा। यह सवाल का जवाब दो, आपको मुसलमानों से इतनी प्यार मोहब्बत कब से हो गया? जिसको 2 मिनट अजान से नफरत, 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ लिया तो पासपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। और मुसलमानों के लिए, अरे परसों हिंद करनी सेना वाले पूरे निकल गए आगरा के ऊपर रास्ते पे, हिम्मत थी रोकना था ना, तलवार डंडे लेके निकल गए, बंदूक लेके निकल गए, तोड़ फाड़ कर दी, खामोश बैठ गए। ना पासपोर्ट किसी का जपत, ना किसी के घर पे बुलडोजर चल गया, ना किसको अरेस्ट करके लेके चले गए। तो ये 2 मुहैया रूप आप जो दिखाते हो ना, मुसलमानों के लिए कुछ और, दूसरों के लिए और, हिम्मत है तो करके दिखाना था ना, आपको नहीं दिखा। इसलिए बता रहा हूं अमीश भाई, मुसलमानों के लिए इनके दिल में कोई प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं है। ये हमारी वक्फ की जमीन को छीनना चाहते हैं। नहीं तो मेरे को एक बात बताइए ना, अगर आप कह रहे हैं कि इनके मन में, अगर इनके दिल में मुसलमानों के लिए रहम नहीं है, इनके लिए मुसलमानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुसलमानों के दिल में, मतलब इनके दिल में मुसलमानों के लिए रहम नहीं है। एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं की पानी की टंकी में जहर डाल दिया जाएगा? मतलब एक व्यक्ति बोलेगा कि शरीयत संविधान से ऊपर है, एक मंत्री बोलेगा झारखंड का, नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब बोलेंगे, बैरिस्टर ओवैसी साहब बोलेंगे और अनर्गल बयानबाजी बोलेंगे, जो प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि मुसलमानों की मस्जिद, जमीन और कब्रिस्तान हड़प ले जाते हैं। पहले भड़काओ, फिर आग लगेगी और उसमें हाथ सेको। ये राजनीति जायज है? एक सेकंड गौरव भाटिया, क्या ये राजनीति जायज है? पहले भड़काओ फिर आग लगे और उसमें हाथ सेको पॉलिटिकल, ये राजनीति जायज है क्या? ये कब हुआ? सीए में किसकी नागरिकता गई ना? वारिस पठान आप चिल्लाते थे कार्यक्रम में आके, तौसीफ खान चिल्लाते थे, किसकी नागरिकता गई? मेरी सरकार, किसकी नागरिकता गई सीए के अंदर? एक मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता गई। देश का सीए में किसकी नागरिकता गई? होम मिनिस्टर अमित शाह है, वहां बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी है। ये सवाल उनको करो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पानी की टंकी में कौन जहर मिला? बहुत बड़ा बयान कांग्रेस के एक और नेता का, बहुत बड़ा बयान राशिद अल्वी का बयान आया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, विवादित बयान इसको हम कह सकते हैं। बंगाल हिंसा पर बोले हैं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, अगर किसी के धर्म पर हमला होगा तो रिएक्शन होगा, ये सीधे तौर पे बोले हैं राशिद अल्वी। गौरव भाटिया, आपका फर्स्ट रिएक्शन इसके ऊपर? कांग्रेस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट है बंगाल हिंसा के ऊपर है कि अगर किसी के धर्म से छेड़छाड़ होगी तो रिएक्शन होना तय है। राशिद अल्वी ने स्टेटमेंट दे दिया है। गौरव भाटिया, देखिए ये राहुल गांधी ही बोल रहे हैं, ये सोच राहुल गांधी की है, और ये वही राहुल गांधी है जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बता रहे थे। ये वही राहुल गांधी है जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। और आप सोचिए कितना निंदनीय है कि ये लोग कहते हैं हिंसा सही है, ये रिएक्शन है, ये संविधान को तार तार करते हैं। और अमित भाई मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी ही है जो आईसिस से सुपारी लेके यहां बैठे हैं
उनको कोई चिंता नहीं भारत की। तभी मैंने ये बात उठाई जब चर्चा संसद के पटल पे हुई। ओके, तौसीफ खान, बोले नहीं मतलब बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है, उनके पानी में जहर घोला जा रहा है, लोग रो रहे हैं, और अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ होगी तो रिएक्शन होगा। ममता बनर्जी ने क्या कुछ बोला है मुझे बताने की आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 50 सेकंड। तौसीफ खान, देखिए, ये नफरत की जो राजनीति है ये बीजेपी राज्यों में है, बीजेपी राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जहां जहां बीजेपी है बंगाल तो आपका राज्य है सर, वहां पे जो है मुसलमानों के घर जला दिए जाते हैं, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता है। लेकिन बंगाल में और मुर्शिदाबाद में खास तौर पे नहीं आपने बड़ी स्टेटमेंट, एक सेकंड गौरव एक सेकंड अपनी बात को ये कंप्लीट करने दीजिए। मुर्शिदाबाद में यहाँ पे शांति पूर्वक तरीके से बंगाल रह रही है। बंगाल के अंदर में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर सदियों से रहते आए हैं। यहाँ पे नफरत की राजनीति घोलने की कोशिश बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल कर रही है। थर्ड क्लास पार्टी है बीजेपी, थर्ड क्लास पार्टी है। नहीं, आपने बड़ी स्टेटमेंट दी कि यूपी के अंदर मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं। एक इंसिडेंट आप बताइए, संभल में इंसिडेंट हुआ जो पठानों और एक मुसलमानों की दो कौमों के बीच में झगड़ा था, वो सामने आया और उसके अंदर जो भी आरोपी थे वो पकड़े गए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं। मुझे एक इंसिडेंट बताइए जिसमें घर जलाए गए हो। आप नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में भी क्या हुआ? ये तो बंगाल आपका राज्य है सर, और बीजेपी थर्ड रेट पार्टी है आपकी राय के अंदर। लेकिन एक बात बताइए, बंगाल में कौन सी रेट पार्टी है जो कि दंगे करवा रही है वहां पर, हिंदुओं का पलायन हो रहा है वहां पर? अमित जी, बातों को झुटला देना बीजेपी से बेहतर कौन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि जो घर तोड़े गए उसका 10 लाख रुपया मुआवजा, सर वो विषय दूसरा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बंगाल के अंदर ये हश्र हो, पुलिस की गाड़ियां नहीं बची बंगाल के अंदर। कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से फैसला होकर के सबको मिलेगा। गौरव भाटिया आपका बटन जरूरी है। गौरव भाटिया इंपॉर्टेंट कॉम्पेंसेशन मिला जाए। ओके, राशिद अलवी कह रहे हैं कि रिएक्शन होता है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी थर्ड ग्रेड पार्टी है। गौरव भाटिया, नहीं, ये इनके तो बापी हलदार, जो मैंने सांसद का नाम लिया, उन्होंने कहा वक्त संपत्ति की तरफ देखा तो हड्डियां तोड़ देंगे, आंखें निकाल लेंगे। ये सांसद की भाषा है। ममता बनर्जी ने कहा है अपने सांसद को ऐसे बोलिए, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, इधर उधर आज भ्रमण पे है। दूसरी बात, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मेरे पास अनुवाद है उस जो फैसला आया है। क्या बोला, एक लाइन पढ़ देता हूं। ये नकारा नहीं जा सकता कि पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में समुदायों के बीच बार बार हिंसा की घटनाएं हुई हैं और आज तक बनी हुई चिंताजनक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति गंभीर और अस्थिर है। कैलकाटा हाईकोर्ट सेज दैट। ये लॉयर हैं भाई साहब, और भाई साहब लॉयर से ऐसे हैं कि जजमेंट नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ममता बनर्जी की तुष्टि कर। अरे सुनिए, ये तो वो पार्टी है जिसको आईसिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तो वो पार्टी है जो आतंकियों की पार्टी है। ये तो वो पार्टी है जो गद्दारी करती है देश से। ये तो वो पार्टी है जो कहती है जय श्री राम का नारा बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे। बीच में नहीं बोले, बीच में ना बोले, तमीजी ना करे। अमीर भाई शांत कराइए। सुनिए, मुख्यमंत्री का बयान है, जय श्री राम का नारा अगर लिया तो चमड़ी उधेड़ देंगी, और मुसलमान दूध देने वाली गाय है, उनकी दुलत्ती खाओगे। अभी अगर भारत की जनता ने दुलत्ती मारी ना, 2026 में दुलत्ती पड़ेगी हिंदुओं की, और जाके बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। याद रखना ये बात। तर्क के साथ बात करना सीखो। कलकत्ता हाईकोर्ट में तो क्या बोल रहा हूं, बताओ। आपका बीजेपी का नेता शुभेंदु अधिकारी संविधान क्या कहता है, एमएलए को भगा देगा। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, चलिए। अरे ठीक है, एक सवाल है, उत्तर दो। एक सवाल संसद का कानून आया। यादव एंड फैज खान ऑन स्क्रीन एंड कांग्रेस लीडर आल्सो। एक सेकंड, गौरव होल्ड ऑन, तौसीफ खान,
आप कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भड़काऊ सियासत का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है। गौरव वन सेकेंड, तौसीफ कानून व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है। एक सेकेंड तौसीफ खान, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करती है, एक भगवा झंडा गाड़ी पे लगा हुआ है, उससे क्या तकलीफ है? और उसकी वजह से दंगा हो जाएगा। हरे झंडे हम देख रहे हैं, हम आईएसआईएस के झंडे देख रहे हैं, माफ करिए आईएसआईएस के कह रहा हूं, हम पैलेस्टीन के झंडे देख रहे हैं, भगवा झंडा क्यों नहीं लहराया जा सकता? क्यों नहीं लहराया जा सकता? पहली बात अधिकार है वो भी किसी का, कोई बस में लगाए, कोई गाड़ी में लगाए। नहीं, बिल्कुल लगाइए, कोई बात नहीं है। तो लगाने कलकत्ता का एक मिनट अमीश हो गया, आप थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दिया मैंने आपको सर, 50 सेकंड दिए। कैसे बात को आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो, मामला जो है मैं बता रहा हूं, आप खामोश रहिए। मुर्शिदाबाद में ये आगजनी का मामला हुआ। मुर्शिदाबाद कलकत्ता शहर से 300 किलोमीटर दूर है, और आप जो भगवा झंडा बस में का बात कर रहे हो वो कलकत्ता का मामला है। जैसे ही ये फोटो वायरल हुआ, की बात फिर आप बोल रहे, इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब, मैं कह रहा हूं मुर्शिदाबाद की बात छोड़िए, कलकत्ता के अंदर अगर कोई भगवा झंडा लगा के चल रहा है तो मारेंगे क्या उसे? पीटेंगे उसे? नहीं, ये गलत है। और जैसे ही ये सामने मामला आया, आपने सोशल मीडिया में भरा हुआ पोस्ट है, मुसलमान हर एक इंसान उसको कंडेम किया कि ये गलत हुआ। आप तो वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भगवा झंडा लगाने उतर गए। बीजेपी की तरफ से एक नेता बोल रहे हैं कि मुसलमान को काट देंगे, मुसलमान को कब्रिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। उसकी तो कोई निंदा नहीं करता, आप तो वाहवाही करते, आप तो शाबाशी देते। बीजेपी के नेता कहते हैं कि बहुत हो गया, अल्टीमेटम। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। अच्छा एक सेकंड तौसीफ भाई आप स्क्रीन पे रहिए। झारखंड के एक मंत्री हैं, बंगाल के एक मंत्री हैं, फिरहाद हकीम जनाब कहते हैं कि पलायन तो हुआ है, बंगाल से बंगाल में ही पलायन हुआ है। बड़ी बात क्या है? और ये फिरहाद हकीम यही है जो बंगाल के एक इलाके में जाकर कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है। मतलब बंगाल से बंगाल में ही पलायन हुआ है, तो बड़ी बात क्यों है? लोगों को अपना घर छोड़ के जानना पड़ा है, तो बड़ी बात क्यों है? कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का भी तो देश से देश में ही पलायन हुआ था। बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आपको आज कोई बोले तौसीफ खान कि अपना घर छोड़ के चले जाओ, कैसा महसूस होगा आपको? फिरहाद हकीम को कोई बोले नहीं, अगर ये रिपोर्ट्स हैं, वहां से कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए छोड़ करके हटे हैं, वो वापस आ जाएंगे क्योंकि सिचुएशन टोटल कंट्रोल में है। बुरी बात यह है कि वहां पे बीएसएफ है, वहां पे हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट के ऑर्डर। तौसीफ खान, दिक्कत दुख की बात है कि एक मंत्री कह रहा है कि पलायन नहीं तो हुआ है, बंगाल से बंगाल में पलायन हुआ है। बड़ी बात क्या है इसके अंदर? बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात है जब बीजेपी का नेता अर्जुन सिंह बोलता है कि हम उत्तर प्रदेश से हिंदू लाएंगे, बिहार से हिंदू लाएंगे और बंगाल में मुसलमान को काटेंगे। ये किसी ने नहीं बोला, कंडेम करते हैं, बोला है। ये किसने बोला? ये किसने बोला? सिंह ने बोला, अर्जुन सिंह ने बोला है। ये किसने बोला? सिंह ने बोला कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओके, फैज खान ऑन स्क्रीन। इमरान मसूद कहते हैं फैज खान कि 60 मिनट में चुटकी बजाकर 60 मिनट में कानून को हम बदल देंगे। एक और मंत्री है जो कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के मंत्री हैं, शरीयत मेरे लिए बड़ी है, पहले हम शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। मेरा इस्लाम यही कहता है। अब बताइए। और एक फिरहाद हकीम है जो बंगाल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे पलायन तो हुआ है, बंगाल से बंगाल में गए हैं। बड़ी बात क्या है? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन है और बाबा साहब अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाबा साहब के संविधान का अनुच्छेद 356 बंगाल में अविलंब लागू कर दिया जाए। और इन लोगों की सच्चाई पता चल चुकी है। 15 मिनट की पहले बात करते थे, अब इनको पता चल गया कि 15 मिनट में नहीं हो सकता, तो 1 घंटे में आए हैं। और मोहम्मद फैज खान ये कह रहा है 1 घंटे क्या, तुम्हारा पूरा जीवन भी निकल जाएगा ना, तो अब इस देश को तुम नहीं तोड़ सकते। एक बात ध्यान में रखना, 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। और कौन ऊंची पार्टी है, नीची पार्टी है? भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2018 में अपमान किया था ममता बनर्जी, और उसके पत्रकारों ने इंग्लैंड के 5 स्टार होटल में जाकर चांदी के चम्मच चुराए थे। पूरा सीसीटीवी में आया था। इतनी ज्यादा निकृष्ट हरकत और कोई नहीं कर सकता। और मुझे आज, मुसलमान हूं लेकिन मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि हमारे देश के बहुसंख्यक हिंदू भाई, 500 परिवार मुर्शिदाबाद में
शरणार्थी की स्थिति में आ गए हैं, अपना घर छोड़कर निकल गए हैं। यहां पर बैठकर ये टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इसने ये बोला, उसने वो बोला। अरे आज हम जहां बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो 500 परिवार बेघर हो गए हैं, उस पर चर्चा करो। और बेशर्मी की हद ये लोग कर रहे हैं कि इनके एक नेता कुणाल घोष ये कहते हैं कि इसमें बीएसएफ का हाथ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हाथ है। अरविंद केजरीवाल कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है इसमें भारतीय सेना का कोई शौर्य नहीं। ये कह रहे दंगों में बीएसएफ का हाथ है। इनकी निकृष्ट मानसिकता इसी से पता चलती है। मैं बताऊं कि चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही हो ह्यूम के समय की, या ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के समय की, या तृणमूल कांग्रेस या शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनका एक ही मानना है कि इस देश को तोड़ दो और देश के भाईचारे एकता को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। प्रियंका कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। ओके प्रियंका जी, ठीक है, तो आपने अपनी बात को रखा। एक सेकंड तौसीफ होल्ड करिए प्रियंका जी, देन सुनील यादव जी। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है जो बात बोली गई इमरान मसूद के द्वारा, जो बात बोली गई जेएमएम और कांग्रेस सरकार के एक मंत्री द्वारा, वो बात गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है। आपको अपना विरोध प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई भी जो हिंसा है उसको कांग्रेस प्रमोट करती है। कांग्रेस का हमेशा से ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो भी बात रखेंगे सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे, कानून के दायरे में रखेंगे और संविधान के दायरे में रखेंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि उसको कोई किसी तरीके से कोई वायलेशन की तरफ ले जाया जाए। पर आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, आज वो एक पंचर जोड़ने वाले की जाति बता रहे हैं, धर्म बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो पूरी तरीके से जो धर्म बता रहे हैं, जो जाति बता रहे हैं, तो वो जाति का जनगणना क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से बता रहे हैं कि विषय दूसरा है। मैडम आप कह रहे हैं कि कांग्रेस प्यार और मोहब्बत की बात करती है। मैं प्यार और मोहब्बत की बात करता हूँ। 60 मिनट में जिस संविधान की आप बात करते हैं, आपके सांसद कह रहे हैं 60 मिनट में इस कानून को हम बदल देंगे। 60 मिनट में बीजेपी की सरकार ने तो जेपीसी के पास भी भेजा इस कानून को। बीजेपी की सरकार ने तो दूसरी बड़ी बहस कराई देश के सदन में एनडीए की सरकार ने। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं 60 मिनट में बदल देंगे। और एक और आपके मंत्री कह रहे हैं कि शरीयत मेरे लिए बड़ा है, हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे उसके बाद संविधान को। आप ही के मंत्री हैं। देखिए अमीर जी, मैं सब अरे भाई बड़ा छोटा कुछ कोई भी कह सकता है, पर देश संविधान से चलता है। कांग्रेस पार्टी संविधान से चलने वाली पार्टी है। और मैं दूसरी तरीके से बता दूं आपको, उन्होंने जो भी कहा, नहीं सुनिए, उन्होंने जो अरे भाई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम हिंसा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा 40 मिनट में हम बदल देंगे। हो सकता है कानून के माध्यम से बदल दें। आपने इसको कैसे हिंसा से कैसे जोड़ लिया अमित जी? मुझे नहीं पता कि आपने किस तरीके से इसको हिंसा से जोड़ लिया। मैं हिंसा से नहीं जोड़ा, मैं तो संविधान से ही जोड़ रहा हूं। बैठ के बैठक भी हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं संवैधानिक प्रक्रिया में जिस काम को करने में 8 महीने लगे, अमित जी आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित लग रहे हैं मुझे। अरे भाई अमित जी, नहीं आप ये बताइए अमीर जी, आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं लग रहे हैं? आप ये बताइए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई ये भी कहा कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। ये तो मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं। और इमरान मसूद, अंसारी साहब, हसन अंसारी साहब, ये किसी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इस तरह के एक व्यक्ति कह रहा है मेरे लिए संविधान बाद में है, शरीयत पहले है, वो किस चीज से ग्रसित है? प्रियंका जी आप ही जानकारी दे दीजिए। अच्छा ये बताइए अमीर जी, ये बताइए। नहीं, एक अगर आपकी सरकार का मंत्री ये कह रहा है, आपके अलायंस का मंत्री ये कह रहा है कि शरीयत मेरे लिए बड़ी है, हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे उसके बाद संविधान को पकड़ेंगे। एक मंत्री कह रहा है कि आने वाले दिनों में विस्फोटकारी होंगे, वक्फ कानून झारखंड में लागू नहीं होगा। विस्फोटकारी क्या होता है? पार्टी का स्टैंड तो नहीं है ना अमीर जी। अरे अमीर जी ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कोई स्टेटमेंट दे दिया है ना। आपका मंत्री कह रहा है मैडम, आपका सांसद कह रहा है आपके लिए कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। पर मैं अमीर जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए अमीर जी, अरे भाई सुन लीजिए अमीर जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये बताइए वक्फ बोर्ड की इतनी चिंता है कि उसमें इतनी संपत्ति है, हमें तो पीएम केयर फंड की भी चिंता है कि पीएम केयर फंड में कितनी संपत्ति है। अभी तो मुझे तो चिंता है, 500 लोगों को पलायन करना पड़ा, उसकी ज्यादा चिंता है। जोड़ने वाले के काम क्यों नहीं आ रही है? फैस का रिप्लाई। अरे भाई पंचर जोड़ने वाले के काम आ जाएगी पीएम केयर फंड। पंचर वालों के ऊपर बड़ी बहस है। बैठे होंगे मुर्शिदाबाद के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पे आएंगे नहीं। इनकी गलत नीतियों के कारण कश्मीर हुआ,
वहां से हिंदू खाली हो गए, मोपला हुआ, केरला में अत्याचार हुआ, इनकी गलत नीतियों के कारण डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, इनकी गलत नीतियों के कारण भारत पाकिस्तान इस देश का विभाजन हो गया। अभी भी ये मुर्शिदाबाद पे नहीं बोलेंगे, केवल इसने क्या कहा उसने क्या कहा यही कहते रहेंगे। सच्चाई सामने आ चुकी है आप लोगों की, कभी 15 मिनट, कभी बोटी बोटी, कभी 1 घंटा, कभी देश संविधान से नहीं शरीयत से चलेगा, फिर कहते हम तो बाबा साहब का आदर करते हैं, बाबा साहब की जयंती के दिन बाबा साहब के संविधान का अपमान आप लोग करते हैं। प्रियंका जी शांत हुई तो भी सुन लीजिए 20 सेकंड। और बाबा साहब की सोच को अनुच्छेद समझिए, 356 और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं सीधा। गौरव भाटिया, फिराद हकीम का आपने स्टेटमेंट सुना और वो कह रहे हैं कि पलायन तो हुआ है, बंगाल टू बंगाल हुआ है, बड़ी बात क्या है इसके अंदर? देखिए, ऐसा है कि फिराद हकीम, आपने सही कहा, ये वो व्यक्ति हैं जो मेयर थे, अब मंत्री हैं, और भारत की भूमि में ये गर्व महसूस करते हैं ये कहने में कि ये मिनी पाकिस्तान है। ये सोच जहरीली आती कहाँ से? इसका स्रोत कहाँ है? इसका स्रोत ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी वो व्यक्ति हैं अमीश भाई, जब रामगोपाल यादव भी बोल रहे हैं, इमरान मसूद भी बोल रहे हैं, गृह युद्ध करा देंगे। ये इंडी अलायंस नहीं है, ये आइसिस अलायंस है। ये जो आतंकवादी गतिविधियां करती है ना संस्था, ये सब उसी से मिले हुए हैं। सुनील यादव यहाँ पे एक मुस्लिम देश बने। सुनील यादव, कोई मतलब नहीं है। ओके सुनील यादव पहली बार आ रहे हैं, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मैं लेट आ रहा हूं सुनील यादव, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और बंगाल का टॉपिक है। मेक योर पॉइंट सुनील जी। देखिए अमीश भाई, वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस जो है, पूरा इंडिया अलायंस जो है वो ISIS अलायंस है। ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके सत्ता के लोग अगर विपक्ष के बारे में इस तरीके का प्रचार करेंगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भले वो हमारे ही गठबंधन के साथी क्यों ना हो, अगर इस देश में कोई ये कह रहा है कि संविधान से पहले भी कुछ है तो वो गलत है। ये देश संविधान से पहले कुछ नहीं है। आज बाबा साहब की जयंती है, हम सब लोग उनको नमन करते हैं। उन्होंने इस देश को, खास तौर से पीडीए परिवार को एक ताकत दी है, एक सम्मान दिया है। वो शैक्षिक बराबरी का अधिकार हो, आर्थिक बराबरी का अधिकार हो, राजनीतिक बराबरी का अधिकार हो या धार्मिक बराबरी का अधिकार। खूबसूरत बात बोली आपने। और दूसरी बहुत खूबसूरत बात करी। दूसरी बात मैं बिल्कुल अगला पॉइंट सवाल भी सुन लीजिए। मुझे बोलने दीजिए। ममता बनर्जी क्या अपने कार्य का निर्वहन उस ढंग से कर रही है? वहां पे गरीब पिछड़े हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं और उनके मंत्री कह रहे हैं पलायन ही तो हुआ है, बड़ी बात अमीश भाई मैं आ रहा हूं। पलायन किसी का भी अच्छा नहीं हो सकता। एक, अगर हमसे, आपसे और एक पॉलिटिकल नेताओं से भी बड़ा महत्व अगर इस देश में किसी का है तो सर्वोच्च न्यायालय का है। और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहा है। और उत्तर प्रदेश में खुलेआम अगर तलवारें लहराई जाएंगी, बंदूकें लहराई जाएंगी, उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव को गोली मारने की बात होगी, बनारस में मिश्रा जी को लोग मारेंगे भी और उन्हीं को उत्तर प्रदेश में जेल भेज दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है, सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी हैं। और हमारे दलित सांसद का गला काट करके 5 करोड़ का इनाम रखा जाएगा, सरकार मौन रहेगी। मैं एक बात कह रहा हूं अमीश भाई आज आपके कार्यक्रम में, और मैं किसी के पक्ष से नहीं, इस देश में इतिहास किसी को माफ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस देश में इतिहास किसी को माफ नहीं करता। लगा रही थी, लेकिन जो हो रहा है के नाम पर, मैं रामगोपाल, मेरी बात हो जाने दीजिए। बिल्कुल आपकी बात में होने दे रहा हूं। बिल्कुल रामगोपाल यादव जी ने जो बोला वो सही बोला। मैं इस देश में इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा रही थी, जितने लोग भी इमरजेंसी के पक्ष में थे उनका सबका काला इतिहास है, और जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे वो देश के हित में थे। आज जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश की जमीनें बेची जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है, जातियों में झगड़ा कराया जा रहा है, आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। गौरव भाटिया जवाब।
देखिए, 1 मिनट में इतने विरोधाभास मुझे कभी नहीं दिखाई दिए जितने सपा प्रवक्ता की बात में। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और काला इतिहास उनका है, इंदिरा गांधी का, और जो उनके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस के साथ तो इंडिया अलायंस में ये खड़े हुए हैं, इसका मतलब इनका भी काला इतिहास माना जाएगा। दूसरी बात, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सांसद रामजी लाल सुमन जी जब कहते हैं कि राणा सांगा जो है वो देशद्रोही और गद्दारों की औलाद है तुम लोग, तो ये क्या उचित कहते हैं? क्या संयम नहीं होना चाहिए? क्या हिंसा भड़काने की बात नहीं है ये? उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश की आप गौरव, आप पर आरोप लगाया कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं पूरे देश में। ये वो नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिनके आजम खान ने खुलेआम ये कहा। हाँ, नमाजवादी पार्टी ही बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, समाजवादी नाम है उनका। और इसलिए बोल रहा हूं कि आप देखिए, हाँ, इसलिए बोल रहा हूं, जियाउल हक किसके समय में मारा गया था? डेप्यूटी एसपी था सीबीआई का, और मार दिया गया इनके समय में। दंगे हुए मुजफ्फरनगर के इनके समय में, और मुसलमानों को मुआवजा देंगे, हिंदुओं को नहीं। ठीक है, सुनील यादव का जवाब, सुनील यादव का जवाब जरूरी है। सुनील जी, ओके, अमीश भाई, और एक जी समय गौरव, आपके भी पुराने साथी हैं, उनको सबसे कम समय मिला, इसलिए 30 सेकंड में दे रहा हूं उनको। सुनील यादव मेक योर पॉइंट। देखिए, अमीश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, समाजवाद अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि उसको समझ पाना उन लोगों के बस की बात नहीं है जो संविधान के खिलाफ हैं, जो सामंती सोच के लोग हैं, और जिन्होंने 52 सालों तक अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया। वो समाजवाद को नहीं समझ पाएंगे। समाजवाद को समझने के लिए भगवान राम का पूरा जीवन समझना पड़ेगा। केवल नारा लगा देने से वो भक्ति नहीं आ जाती। जब भगवान राम का पूरा जीवन आप पढ़ेंगे, भगवान राम को समझेंगे, तो समझ में आएगा कि समाजवाद क्या है, समाजवाद की क्या चाहत है, समाजवाद की लड़ाई क्या है। बराबरी तो हम केवल समाज में बराबरी तो चाहते हैं। नहीं, बराबरी बिल्कुल, समाज में बराबरी है और मिल रही है, लेकिन आपसे और सामंती सोच के लोगों से चाहते हैं। दो सवाल मैं पूछूंगा और मुझे उसका जवाब दीजिएगा। व्यूअर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण राउंड है और मैं दोनों विपक्ष के आपको प्रमुख नेता मानता हूं आज इस मंच के ऊपर। आप दोनों से मैं पूछता हूं, एक तरफ सुनील यादव को रखिए, एक तरफ वारिस पठान को रखिए। वारिस पठान, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। वारिस पठान, लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन आपसे शुरू कर देता हूं। सुनील यादव, जब ममता बनर्जी ये कहती है कि हमारे यहां पर यह कानून लागू नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो खुद उकसा नहीं रही है इसका मतलब ये है कि इस कानून को लागू नहीं होने दें, और क्या ये उकसाना नहीं है? नहीं, देखिए, अगर क्योंकि देश के जो सरकार है वो भी जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, और ममता बनर्जी जी किसी की कृपा पे नहीं है। उनकी सरकार भी बंगाल की सम्मानित जनता ने, वही भारतीय लोगों ने ही चुना है। लेकिन चुनी हुई सरकार है। अगर चुनी हुई सरकार कोई बात कह रही है तो उसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, पर देखिए, अब देखिए ना, उसके बाद क्या हुआ। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं, ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। अब एक मंत्री कहते हैं, शरीयत की बात करते हैं, उसमें कहते हैं आप कह रहे हो कि हम उससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव जी क्या कहते हैं कि सरकार ने संविधान का उल्लंघन करा है। संविधान के कौन से दायरे का उल्लंघन कर दिया है भारत की सरकार ने, बताइए ना। संवैधानिक दायरे में ही तो था जो संसद में कानून पास हुआ। संवैधानिक दायरे को लेकर तो आप सुप्रीम कोर्ट गए। मैं एक बात कह रहा हूं, अमीश भाई, इस देश की रेलवे की जमीनें किसको दे दी गई हैं? इस देश में डिफेंस की जमीनें किसको दे दी गई हैं? वक्फ की जमीनें किसको देने की तैयारी है? ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। बस आपकी ये मजबूरी है कि आप सच नहीं बोल पा रहे हैं देश के सामने, और हम समाजवादी लोग सच बोल रहे हैं कि बीजेपी देश की संपत्ति बेच रही है अपने चहेते उद्योगपतियों को, जिनके खर्चे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी। विपक्ष की तरफ से उकसाने वाले बयान आ रहे हैं। राशिद अल्वी हो, हफीजुल हसन अंसारी हो, इरफान अंसारी हो या इमरान मसूद हो, क्या करिएगा? अमीश भाई, आपने आज की चर्चा पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग बात कर रहे थे हफीजुल हसन की, जो कह रहे थे
हमारे लिए तो शरिया बड़ा है, संविधान नहीं। और यहाँ पे प्रवक्ता क्या बोले सपा के, उन्होंने कहा ममता बनर्जी भी तो मुख्यमंत्री हैं, अगर संसद में पारित कानून नहीं लागू हुआ तो क्या है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, अंबेडकर साहब को याद करते हुए भूल जाते हैं, इसी संविधान में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है और अनुच्छेद 254 अखिलेश यादव को भी पढ़ाए, खुद भी पढ़े कि प्राथमिकता किसको मिलेगी। अगर संसद का पारित कानून है तो उसी को प्राथमिकता मिलेगी, वही लागू होगा।